नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। परमहंस आचार्य का दावा, अहिल्या रूपी पत्थर पर चली छेनी हथौड़ी तो आ सकती है तबाही, अन्य जल त्यागने की दी धमकी। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी का बड़ा बयान, श्री राम की जन्मभूमि में राम लल्ला को प्रकट करने आए हैं। सोशल मीडिया पर जिहाद परोसने वालों पर कसेगी नकलें। एनआईए ने इन 3 आतंकियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। बसंत विहार में पार्किंग चार्ज देने से किया इनकार, फिर 2 स्टाफ को बल्ले से पीटा गया, एक आईसीयू में भर्ती। दिल्ली एनसीआर के फेमस सूरज कुंड मेले की है शुक्रवार से शुरुआत। झांसी के युवा कलाकारों ने मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल को इस तरह किया याद। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। भगवान श्री राम लल्ला के प्रतिमा के लिए 2 विशालाकाय शिला नेपाल से अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या के राम सेवकपुरम में ये दोनों विशालाकाय शिलाएं रखी गई हैं, जहां अहिल्या रूपी पत्थर को भगवान श्री राम का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब शालिग्राम पत्थर पर विवाद भी शुरू हो चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या के सबसे प्राचीन पीठ तपस्वी जी की छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य नया विवाद खड़ा कर दिए हैं। राम सेवकपुरम की कार्यशाला में जब विशालाकाय शिला का पूजन किया जा रहा था, तभी अचानक तपस्वी छवनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य राम सेवकपुरम पहुंच गए, जहां उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को एक पत्र दिया, जिसमें यह लिखा था कि भगवान राम लल्ला की मूर्ति बनाने के उद्देश्य से विशालाकाय शालिग्राम शिला लाया गया है, जो भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के स्वरूप है। इस शिला पर अगर हथौड़ी चलेगी तो वो अन्य जल त्याग कर देंगे। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखकर ये सारी बातें साझा की। जगत गुरु ने शालिग्राम को स्वयं प्रतिष्ठित भगवान के रूप में स्वीकार किया। अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी हथौड़ी चलेगी तो वो एक बड़ी तबाही ला सकता है। जगत गुरु का ऐसा ही है और मानना भी है। और ये चारों भगवान के बाल रूप है, उनका यही मानना है। अगर नेपाल से आए हुए शिलाओं पर छेनी हथौड़ी चलाया गया तो वो अन्न जल त्याग देंगे। जगत गुरु ने यह भी कहा कि हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपने प्रभु के ऊपर छेनी हथौड़ी नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश का अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप समझ गया है। इसकी सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां या अलर्ट मोड पर आ गई है। आगे की जानकारी हम साझा करेंगे आपसे। अयोध्या में राम लल्ला की मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से 6 की यात्रा के बाद शालिग्राम शिलाएं रामनगरी पहुंच तो चुकी है, लेकिन अब एक और मुसीबत आ गई है। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत और पूजन भी किया गया। दावा किया जा रहा है ये शालिग्राम शिला करीब 6 लाख साल पुरानी है और इसी से अयोध्या में भगवान राम और मां सीता की मूर्ति बनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के स्वरूप को लेकर चर्चाएं जारी है। पूरा मामला ऐसा है कि नेपाल से 6 दिन की यात्रा के बाद जो शालिग्राम शिलाएं रामनगरी पहुंची है, माना जा रहा है कि वो स्वयं भगवान के रूप है।
जहां 91 ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। इसके साथ ही अहिल्या रूपी पाषाण को नेपाल के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया। नेपाल के जनकपुर से चलकर शालिग्राम शिला बुधवार की देर रात रामनगरी पहुंची। भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाने वाले इस शिला का रामनगरी में भव्य अभिनंदन किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या में एक बार फिर त्रेता युग आ गया है। इस खास मौके पर दूल्हा दुल्हन सरकार का जयकार किया और कहा कि नेपाल और अयोध्या का त्रेता युग का संबंध था। लेकिन ऐसे में फिर अयोध्या में बमबारी होने की एक आशंका जताई गई, जहां पुलिस तैनात हुए और ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर एक हड़कंप सा मच गया। मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में सोशल मीडिया के जरिए जिहादी सोच को बढ़ावा देने वाले आतंकी संगठन जेएमबी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई। एनआईए ने आतंकी संगठन के खिलाफ दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। दरअसल मध्य प्रदेश में सक्रिय आतंकी संगठन जमान उल मुजाहिदीन पर बांग्लादेश से जुड़े मामले में एनआईए के तस्करी तफ्तीश करते हुए दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर किया गया। एनआईए के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक इस दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 3 प्रमुख आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किए गए हैं। जांच एजेंसी एनआईए के तफ्तीशकर्ताओं के मुताबिक इस मामले की पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई है कि ये तीनों आतंकी सहित इसके संगठन से जुड़े कई अन्य आतंकी ने बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से प्रवेश किया था। भारत में मुस्लिम युवाओं को भ्रमित करके और सोशल मीडिया के जरिए गलत खबरों को प्रकाशित प्रचार करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश ये आतंकी रच रहे थे। मुस्लिम युवाओं को कैसे भारत और यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ जिहाद करने के नाम पर भड़काया जाए, इसकी साजिश की गई थी। लेकिन वो अपनी गंदी सोच को फैला सके उससे पहले ही जांच एजेंसी के रडार पर आतंकी और उसके संगठन से जुड़े तमाम इनपुट्स सबूत आ गए हैं और इससे साजिश का पर्दाफाश हो गया। दक्षिण दिल्ली के पांशा इलाके बसंत विहार पार्किंग शुल्क देने से इनकार करने पर व्यक्ति ने कथित तौर पर 2 पार्किंग कर्मचारियों को बल्ले से पीट दिया, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है और उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। पीड़ित पार्किंग स्टाफ मनोज ने घटना की जानकारी साझा की। उसने कहा कि जब उसने पीटना शुरू किया गया तो वो लोग वहीं पे थे, लेकिन उसने उसके सहकर्मी को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटा। वो अभी आईसीयू में भर्ती है और इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। इसी तरह एक अन्य मामले में पश्चिम दिल्ली के रनहोला इलाके में झगड़े के बाद कथित तौर पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या तक कर दी गई। पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान दीपक के रूप में की गई है और मंगलवार की सुबह उसका शव घर के पास से बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। दिल्ली एनसीआर से जुड़े फरीदाबाद में 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का 3 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजन होने जा रहा है। आयोजन में इस बार थीम स्टेट के तौर पर संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिरकत करने जा रहा है। इस विश्व स्तर के आयोजन को लेकर आम लोगों में भी खास दिलचस्पी दिख रही है। इस बार आयोजन के दौरान चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, कंबोडिया, यूएई समेत 40 देशों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। फरीदाबाद में आयोजित होने वाले इस सूरज कुंड मेले में विजिट करने के लिए प्लानिंग और इससे जुड़े कुछ बातें का संज्ञान मिल चुका है, जिससे
विजिटर्स के लिए सुविधाएं मिल सकती हैं। सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक ये मेला खुला रहेगा। सूरजकुंड मेले के आयोजन में हर साल अलग-अलग थीम रखी जाती है। इस बार मेले की थीम पूर्वोत्तर के 8 राज्यों पर रखी गई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को थीम स्टेट बनाया गया है। मेला परिसर में सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर में नाके बनाकर पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसके साथ ही मेले में 40 से भी ज्यादा देशों के विभिन्न कलाकार भी शिरकत करेंगे। 19 फरवरी तक चलने वाले मेले में हर दिन अलग-अलग आयोजन आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसमें क्लासिकल डांस, फोक सॉन्ग, स्टार परफॉर्मेंस, क्लासिकल डांस समेत अन्य और भी प्रस्तुतियां नजर आएंगे। अपने कला के माध्यम से श्रद्धांजलि दी उन्हें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ललित कला संस्थान के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने अमृता शेरगिल की स्मृति में ऐसे प्रदर्शन का आयोजन किया कि लोग हैरान रह गए। गांधी सभागार में आयोजित इस प्रदर्शनी में अमृता शेरगिल के पोर्ट्रेट और उनके द्वारा निर्मित चित्रों की प्रदर्शनी यहां लगाई गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा अमृता शेरगिल की मूर्ति भी बनाई गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे और झांसी के मंडलीय परियोजना प्रबंधक द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। युवा कलाकार ने बताया कि इस प्रदर्शनी में कलाकारों ने अमृता शेरगिल द्वारा निर्मित चित्रों की कॉपी बनाई गई है। इसके साथ ही उनके पोर्ट्रेट पेंटिंग को भी कला माध्यम से भी चित्रित किया गया है। एक अन्य कलाकार ने ये बात साझा की कि कलाकारों द्वारा कुछ नया करने की भी प्रयास किए गए हैं। इस बार बेकार चीजों को भी नया रूप दिया गया है। नारियल के खोलों से बनाए गए नए रूप दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ अमृता शेरगिल का घर भी बनाया गया है। कलाकारों द्वारा अमृता शेरगिल के जीवन पर आधारित लघु नाटक का मंचन भी किया गया है। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। उनका भी विदेश में हुआ। 1935 में वो अपने परिवार के साथ झांसी आई। यहाँ उन्होंने सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण शुरू किया। भारत में फैली गरीबी और पिछड़ेपन ने उन्हें काफी प्रभावित किया। उनके चित्रों में भी इसे देखा है। 1941 में अल्प आयु में ही उनका दिवंगत हो गया। उनके पेंटिंग आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाती है। साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा में हीरो को लाल चंदन की तस्करी करते देख छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक किसान को लाल चंदन की खेती करने का अनोखा आइडिया सूझा। उन्होंने मूवी देखते देखते ही ठान लिया कि वो अब किसी तरह से भी लाल चंदन के पौधे अपने खेत में लगाएंगे। फिर क्या था, बदौला से लगे ग्राम करहिडिल के किसान अरुण रात्रे आंध्र प्रदेश पहुंच गए। यहां से लाल चंदन के 1500 पौधे खरीद कर लेके आए। सामान्य फसल लेने के बजाय लाल चंदन के पौधों को खेतों में रोप दिया उन्होंने। जिले के बदौला ब्लॉक के गांव करहिडी के युवा किसान अरुण ने 2 एकड़ में लाल चंदन के 1500 पौधे लगाए। उनके मुताबिक 17 साल बाद इनसे उन्हें करोड़ों के फायदे होंगे। युवा किसान ने सिर्फ खेती से अपना भविष्य बनाने की सोची और अब इसके साथ साथ इलाके के दूसरे किसानों को भी इस तरह के खेती करने का के लिए जागरूक किया उन्होंने। चंदन के एक पौधे को पेड़ बनने में करीब 20 साल का समय लगता है। 1 एकड़ में 500 पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे लगाने से लेकर इनकी 20 साल तक देखभाल का खर्च 4 लाख रुपए आता है। चंदन की छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। छाल व चंदन के तेल का प्रयोग कई तरह के सौंदर्य उत्पादन व औषधियों में किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। पूजा में इनका विशेष महत्व होता है। चंदन की लकड़ी भारतीय बाजार में 10 से 15 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं।
यूपी के कानपुर से महज 6,000 रुपए के विवाद में पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। बिधनों के सुरौली गांव में बुधवार दोपहर के करीब 6,000 रुपए के लिए पति की हत्या करने के आरोपी मोनिका ने जब पुलिस के सामने वारदात कबूली तो सब दंग रह गए। मोनिका ने पति की लाश कमरे में गाड़ने के बाद उसने भेद खुलने के डर से उस पर दीवान बेड रख दिया, फिर रात भर उसी पर सोई भी रही। पुलिस को मोनिका का राज उगलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। परिजनों की सूचना जब पुलिस मोनिका के दरवाजे पहुंची तो उसने गेट नहीं खोला। पुलिस पड़ोसी के घर से किसी तरह अंदर पहुंची। महिला सिपाहियों ने जब मोनिका से उमेश के बारे में पूछा तो उसने हत्या की बात कबूल करते हुए हाथ से इशारा किया। पुलिस ने जमीन खोदकर शव बाहर निकाला। फिर पुलिस उसे थाने ले आई। वहां पूछा तो बोली, पहले चाय बिस्किट खिलाओ तब कुछ बताऊंगी। पुलिस ने उसकी इच्छा पूरी की। नाश्ते के बाद वो अचानक बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया। तब सारी बात पुलिस को पता चल पाई। उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है। बदन सिंह बद्दो के इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ घंटे पहले ही 3 पोस्ट डाले गए, जिसमें उसने पहले पोस्ट में गुरु गोविंद सिंह की फोटो शेयर की है। दूसरी पोस्ट में यूपी पुलिस ब्यूरोक्रेसी के और मीडिया के बीच बैठे हुए खुद की स्थिति को स्पष्ट किया है और फिर अंत में उसने अपने 3 एहसान फरामोश दोस्त की कहानी बताई। मेरठ के रहने वाले 3 लोगों को अपने पोस्ट में बदन सिंह बद्दो ने टारगेट किया। इसके अलावा यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल पर भी निशाना साधा। यूपी का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो 2.5 लाख का इनामी है। पिछले 4 साल से यूपी पुलिस, एसटीएफ और तमाम एजेंसियां बदन सिंह की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इसका कोई सुराग आज तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। पुलिस ने बदन सिंह पर शिकंजा कसने के लिए उसके दोस्तों और जरायम की दुनिया के दोस्त पर खूब कार्रवाई की। कई बेनामी संपत्तियों को सीज किया गया और बदन सिंह का आलीशान महल भी ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बदन सिंह का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका। इतना ही नहीं, महंगी लाइफस्टाइल और बेहद शातिर बदन सिंह बद्दो यूपी पुलिस को चैलेंज देने से नहीं चूक रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पनल्ड सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में योजना से जुड़े मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के मरीजों को इलाज के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों को एडमिशन के अलावा उनके डिस्चार्ज के लिए भी समय लग रहा है। तकनीकी खामियों के चलते मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इन खामियों को पूरा कर दिया जाएगा और कार्य को दुरुस्त कर लिया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में चिरंजीवी योजना के प्रभारी डॉक्टर सुरेश गोड ने बताया कि सर्वर स्लो चलने के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वर स्लो होने के कारण मरीज के एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसियां और आई एक्सपर्ट को दुरुस्त करने के लिए जुटी हुई है। योजना के मरीजों को आ रही दिक्कतों को स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने भी माना है। उनका कहना है कि शुरुआती दौर में नए सॉफ्टवेयर को चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसिया का दावा यह भी है कि जल्द ही इन तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाएगा। एजेंसी के असिस्टेंट कम प्रोग्रामर पंकज शर्मा ने बताया है कि योजना में नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि नया सिस्टम होने के कारण स्वास्थ्य मार्गदर्शन फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं। सभी स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में जाकर भी समस्याओं को निगरानी किया जा रहा है और जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा।
बंसी पहाड़पुर बंध बरोठा वन्यजीवी अभयारण्य से सटा हुआ इलाका है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी पाए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक वर्ष भर आते हैं। वहीं बंसी पहाड़पुर वन्यजीव क्षेत्र के सीएससी बंसी पहाड़पुर के पास प्लम हेडेड पैराकीट का एक झुंड लगातार 5 वर्षों से दाना चुगते आता है। स्थानीय निवासी दीनदयाल गोयल ने बताया कि 5 सालों से इनका दाना चुगा रहे हैं और ये देखने में इतने सुंदर होते हैं कि लोग वहां पर उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झुंड में करीब 40 प्लम हेडेड पैराकिट हैं, जो लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। यहाँ से जो कोई भी निकलता है वो अपने मोबाइल से कैमरे में इन प्लम हेडेड पैराकीट की तस्वीरों को कैद करने से नहीं रोक पाता है खुद को। स्थानीय निवासी दीनदयाल गोयल ने ये भी बताया कि प्लम हेडेड पैराकीट उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ों पर ही पाए जाते हैं। वहां ये पक्षी करीब 5 सालों से यहाँ आ रहे हैं और उन्हें उसी समय से पक्षियों को खाने के लिए दाना डाला जाता है। शुरुआती में 4-5 ही प्लम हेडेड पैराकीट आते थे, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या भी बढ़ती चली गई और आज करीब 40 की संख्या के झुंड में ये दाना चुगने के लिए आते हैं। इन्हें देखने के लिए लोग इनसे पहले ही पहुंच जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये सर्दियों के मौसम में ही दिखाई देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।